स्टूडेंट्स, आज हम बात करें क्लास 9 के बुक जो है हमने अभी तक जो है जो वीडियो बनाए थे जिसमें आपने चैप्टर पढ़े थे वो थी क्षितिज बुक से। आज हम ले रहे हैं क्लास 9 की जो सेकंड बुक है कृतिका से। ठीक है, हिंदी में जो हमारा सेकंड पार्ट जो आएगा वो कृतिका रहेगी और इसमें हम फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं जिसके बारे में बात करें इस जल प्रलय में, जो कि एक रिपोर्ट है यानी रिपोर्टार्च है अगर साहित्य की बात करते हैं। इसके बाद देखिए कि इसके जो लेखक है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, जिन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी थी जो एक जगह विशेष के बारे में, जिसका हम जिक्र भी करेंगे कि वहाँ की जो मतलब जिस जगह विशेष में इतनी सारी बाढ़ आती है, नदियाँ होने के कारण जो इतना पानी में उफान आता है, बाढ़ जो आती है, तो उस बारे में उस लोगों की मनोदशा किस तरह से होती है। तो इस कारण से उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसको साहित्य में जब उसमें लिखा जाता है शैली में तो उसे रिपोर्टाज कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे कि 1975 ईस्वी में पटना जो बिहार राज्य में एक जगह है जो कि राजधानी भी कहा जाता है, इसमें आई प्रलयंकारी बाढ़ का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसमें आगे हम देखें कि लेखक जो है अपनी रिपोर्ट तैयार करा, तो यानी उसका गांव विशेष उस जगह विशेष में है कि लेखक का गांव ऐसे क्षेत्र में था जहां की विशाल और प्रति का मतलब जो बात करें, प्रति का मतलब होता है कि कोई समतल भूमि होती है। जैसे हमारे खेतों में हम देखें कि बिल्कुल एक समतल भूमि होती है, जहाँ पे रोडें बनाई जाती है वो भी एक समतल भूमि होती है, खेलने के मैदान होते हैं वो एक समतल भूमि होती है। तो यानी जो समतल भूमि होती थी विशाल और प्रतिभूमि के बारे में कि जमीन पर सावन भादो यानी जिस समय हमारे यहाँ वर्षा ऋतु का मौसम होता है उस समय सावन भादो का महीना होता है, तो उस समय बरसात ज़्यादा होता है। इसके बाद देखें इन महीनों में पश्चिम, पूर्व और दक्षिण दिशाओं से बात की जा रही है कि पश्चिम, पूर्व और दक्षिण दिशाओं से जो बहने वाली नदी है, इसमें प्रमुखतः जो नदियों का नाम आया है कोसी, पनार, महानंदा और गंगा, यानी ये 4 प्रमुख नदियाँ हैं जो अलग अलग दिशाओं से बहकर आती हैं। तो इन नदियों के बाढ़ से पीड़ित मानव और पशुओं का समूह शरण लेता है। क्या करता है वो? शरण लेता था। तो लेखक ने यह जिक्र किया है कि जिस समय उन जगह विशेषों में बाढ़ के जब हालात होते थे, क्योंकि उस समय टेलीविजन तो होता नहीं था कि कोई लाइव रिकॉर्डिंग दिखाते थे, तो रेडियो एक साधन होता था कि लोग उस समय आकाशवाणी के जरिए जो होते थे लोग समाचार सुनते थे। तो उस समय बाढ़ का जो वर्णन जिक्र किया गया था, तो उस समय रेडियो के द्वारा जो है लोगों तक जन सूचनाएं जो है सरकार की तरफ से पहुंचाई जाती थी कि किस जगह विशेष में बाढ़ का जो है प्रकोप बढ़ता जा रहा है, पानी का बहाव किस तरफ आ रहा है, आगे की जो सावधानियाँ होती थी, सरकार की जो चेतावनियाँ होती, गाइडलाइन होती थी, वो रेडियो के माध्यम से दी जाती थी। तो लेखक ने इस पाठ के जरिए हमें यही बताया कि जब वह ऐसे समाचारों को सुन रहे होते थे तो अनाया कि उनके मन में जो होती थी एक शंका, एक जो है डर सा बैठता जाता था, क्योंकि बाढ़ का पानी धीरे आते आते उनके क्षेत्र विशेष में भी आएगा। तो उस दौरान वे अपनी क्या सहायता कर सकते हैं, लोगों की क्या सहायता करते हैं, या अपने बचने के लिए क्या संभव प्रयास कर सकते थे। तो ये सारा जो बातें जो रहेगी वो हम पाठ के जरिए पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जो हम बात करेंगे वो जो हमारा चैप्टर है 1975 में, और यहाँ पर केवल 1975 में बाढ़ नहीं है, यहाँ पे उससे पहले भी है, 49 में भी है, 67 में भी है। तो यहाँ पे लगभग यानी इन सालों में है 5-10 सालों में यहाँ बाढ़ का प्रकोप देखने को मिलता है। अभी वर्तमान में हम देखें कि यहाँ इन ऐसी जगहों में जब बाढ़ का पानी या नदियों का पानी जो उफान पर होता है बरसात के कारण, तो नदियों में बाढ़ भी आ जाती है। इसके कारण कितने जनमानस जो होते हैं प्रभावित होते हैं, इसके साथ साथ कई जो पशु होते हैं वे भी प्रभावित होते हैं। तो लोग किस तरह अपनी जान और अपने पशुओं को जान बचाते हैं, तो आगे हम पाठ के जरिए पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 के हिंदी बुक सेकंड से हम जो चैप्टर ले रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 इस जल प्रलय में। और ये एक रिपोर्ट थी और इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि हमने भी इसके इंट्रो में देखा है। और तो इसमें हम बात कर रहे थे कि यहाँ जो हम देख रहे हैं कि इस जो बिहार के इस जगह की जहाँ बात कर रहे हैं, तो पे हर साल आए दिन जो है यहाँ 4-5 वर्षों के अंतराल में एक जो नदियाँ जो उफान में आती है, बाढ़ का एक प्रकोप लेके आती है, तो अपनी रिपोर्ट तैयार करी थी और उस जगह के हालातों का बयां करते हैं हमारे बीच। तो आगे पढ़ते हैं कि लेखक अपने बारे में बताते हैं कि मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। पनाह यानी शरण लेते हैं। सावन भादों में जो हमारे बरसात का समय होता है, जिसमें हमारे यानी जुलाई और अगस्त के महीने की बात करते हैं, इनमें ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट धरती जो समतल भूभाग होता है पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंडमुड़ देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका यानी उसकी जो बाढ़ का हम प्रकोप रूप देखते हैं, उसका जो भीषण रूप देखते हैं, उसका अंदाज़ा लगाते हैं।
यानी उन झुंडों के सारे पता लग जाता था कि उस जगह की, उस इलाके में जो बाढ़ है वो कितनी भीषण हो सकती थी। तो इस कारण से जो समतल भूमि होती थी वहाँ पर लोग अपने जो जानवर होते थे उनको लाकर वहाँ रख लेते थे ताकि उनको वहाँ से बचाया जा सके। तो ऐसों में जो भी है 10-15 सालों के अंतराल में एक बाढ़ का रूप जो है लोगों को देखने को मिलता था। प्रति क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता था, क्योंकि उनके समतल भूमियाँ थी, नदी तालाब जैसी चीज़ें उनके क्षेत्र में थी नहीं, इस कारण में तैरना भी नहीं जानते थे। तो ऐसा सामान्यतः होता भी है कि जिन ऐसे जो समतल भूमि मैदानी भागों में जिनकी जो ऐसा क्षेत्र होता है वहाँ पे अधिकतर जो नदी तालाबों की कमी होती है, इस कारण कई अधिकतर जो लोग होते हैं वो तैरना नहीं सीख पाते हैं। और जिन जगहों में तालाब या नदियाँ रहती है तो वहाँ पे लोग कि जो है वो तैरना सीख जाते हैं, क्योंकि उनके पास तालाब या नदियाँ होती है तो कभी ना कभी वो गाय भैंसों के जरिए या किसी भी तरह जाकर वो धीरे धीरे तैरना सीख जाते थे। तो अब इसमें दिक्कतों में क्या चीज़ होती थी, तो किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता और रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात, यानी फणीश्वर रेणु जो अपने एक साहित्यकार है, उसके अलावा उन्होंने जो 10 वर्ष की उम्र से जो उन्होंने जो अपने एक जो सेवाएं जो होती है, जिसमें बॉय स्काउट, जो स्काउट होता है वो एक सहायता के लिए लगाया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कई बार जो बड़े बड़े मेले आयोजित होते हैं तो उनमें भी कई स्काउट बॉयज़ और गर्ल्स की जो होते हैं उनको वहाँ पे सेवाओं के लिए रखा जाता है कि वे किसी भी तरह जो श्रद्धालु या मेले में जितने लोग आए रहते हैं उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। और दूसरा, जो कभी ऐसे क्षेत्रों में जहाँ बाढ़ वगैरह आ जाती है तो उनको उसमें हमें तैरना भी सिखाया जाता है कि बाढ़ के समय कैसे वो बाढ़ में फंसे लोगों की सहायता कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने स्वयं सेवक का, दूसरी ओर राजनीतिक कार्यकर्ताओं में और रिलीफ वर्कर यानी जो किसी की तरह से मदद करता है, तो इसकी हैसियत उन्होंने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात, यानी लिखते भी रहे हैं। हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ भी प्रस्तुत कर चुका हूँ। यानी इनके देखिए हाई स्कूल में जब ये थे तो उन्होंने वहाँ पर बाढ़ के ऊपर उन्होंने अपना एक लेख लिखा था जिसमें उन्हें प्रथम पुरस्कार मिलता है। उसके बाद जब ये साहित्य के क्षेत्र में आते हैं तो उसमें धर्मयुग, कथा दशक के अंतर्गत जो बाढ़ की जो भी कहानियाँ होती है उसको नए रूप में लिखकर प्रस्तुत कर चुके हैं। आगे देखिए इनकी रचनाओं के बारे में। जे गंगा 1947 में लिखी थी। डायन कोसी, यानी जो हमने इंट्रो में अभी पढ़ा था, देखा था कि कोसी नदियों के बारे में था, तो कोसी को डायन के नाम से कहा है क्योंकि वो कितने जानलेवा जो होती थी कि कोसी नदी में जब बाढ़ का उफान आता तो कितने लोगों की इसमें जानें चली जाती, जानवरों की जानें चली जाती थी। इसके बाद देखिए हड्डियों का पुल जो 1948 में लिखा था। आदि चुटपुट रिपोर्टार्ज के अलावा, यानी जो सारी इनकी है रिपोर्ट में है, के अलावा इनके मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, क्योंकि जिस जगह क्षेत्र से हमारे लेखक आते हैं तो उनके आसपास या उनके जिले वगैरह में जाने देखते थे बाढ़ की विभीषिका, तो उन्होंने उस विषयों पर भी अपने कई सारे उपन्यास और कई सारे रिपोर्ट लिखे हैं। तो उनमें बाढ़ की जो विनाश लीलाएं होती है, जो बाढ़ जो एक विकराल रूप लेकर आता है, उस समय लोगों में किस तरीके से भय व्याप्त होता है, किस तरह अपने जान बचाने के लिए वे यहाँ से वहाँ पलायन करते हैं। अपने घर में पल रहे जो जानवर होते हैं, चाहे वे गाय भैंस जो भी होते हैं, उनको लेकर किस तरह वे गंतव्य दूसरी जगहों पर पहुँचते हैं, या कितने जो होते हैं उस बाढ़ में फंस जाते हैं, या कितने लोग होते हैं, कितने जानवर जो बाढ़ में चले भी जाते हैं, मौत के मुँह में चले जाते हैं। किंतु गाँव में रहते हुए बाढ़ से गिरने, बहने, भसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जो लेखक ऐसे ही क्षेत्र में आते हैं जिनका जो उनका क्षेत्र था वो एक समतल भूमि था जहाँ कभी कोई ना तो बाढ़ आती है। वे तो पटना शहर में 1967 में ही हुआ था, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण, अविराम वृष्टि यानी होता है जिसमें लगातार बारिश होती है, तो 18 घंटे तक की जो अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस गया था। यानी उन्होंने पटना शहर का वर्णन किया था कि वहाँ के जो कुछ इलाके थे वहाँ तक उसका पानी निचले हिस्सों में घुस गया था। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो बाढ़ का पानी होता है वह किन इलाकों में जाता है, वो ऊपरी इलाकों से निचले इलाकों में जाता है, जाके भराव क्षमता होती है ऐसे इलाकों में जाकर पानी भर जाता है, क्योंकि उसे वहाँ निकास के उसके पानी के निकलने की जगह होती नहीं, तो पानी धीरे धीरे उस जगह मोहल्लों में इकट्ठा होने लग जाता है। अब ऐसे जगहों में देखिए किस तरह के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है, यानी उन्होंने खुद महसूस किया है शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया। तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, सिगरेट, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। सुबह सुना कि राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया। प्लावित हो रहा यानी वे भी क्या हो गया, जल में डूब रहा है, यानी इसमें धीरे धीरे पानी बढ़ना शुरू हो गया है। दोपहर में सूचना मिली कि गोलघर जल में घिर गया है। जो सूचना बंगला में इस वाक्य में मिली थी, जानो गोलघर डूबे गेछे। तो आगे देखिए कि जैसे इन्होंने जो सूचना जो एक बांग्ला भाषा में मिली थी कि जानो गोलघर डूबे गेछे, यानी कि जो गोलघर है वो जल से गिर चुका है। और 5 बजे जब कॉफ़ी हाउस में जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने के लिए निकला, तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा कि अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा, यानी उसमें भी अब तक पानी भर गया होगा। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, क्योंकि लेखक आगे देखना चाह रहे थे कि जो बाढ़ का पानी जिस तरीके से पहुंचता है तो किस तरह के हालात वहाँ के होते हैं। तो इस तरीके, क्योंकि वह रिपोर्ट भी बनाते थे तो हिसाब से वे देखने भी चले गए थे। तो कहकर हम रिक्शा में बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता और एक आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत, अनर्गल, अनगढ़ गद में स्वागतोक्ति से कभी बोर नहीं होते थे। तो यानी इसमें देखिए कि जो मेरी अनवरत यानी निरंतर, अनर्गल यानी लगातार बेतुकी जो बातें होती थी, अनगढ़ यानी जो बिना बेटेड़ा मेढ़ा यानी जिस तरह की वह अपनी बातें गढ़ देते थे, स्वागत होते यानी जो अपने आप में कुछ बोलना चाहते थे, तो वे कभी भी मेरी बातों से कभी बोर नहीं होते। तो वे भी मेरे साथ रिक्शा में बैठकर आगे के लिए निकल पड़े थे। आगे देखें कि मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे थे। लोग पानी देखकर लौट रहे थे। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा कि पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों से बातचीत। फ्रेजर रोड पर आ गया क्या, पार कर गया। श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाजी रोड पर पानी आ गया होगा। छाती पर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है। आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। तो देखिए यानी कि लेखक ने जब वहाँ से वापस जो पानी, बाढ़ का पानी देखकर आ रहे थे, तो उनसे जब पूछा, उन्होंने जिज्ञासावश जब उन्होंने पूछा, तो लोगों ने अलग अलग जगहों के बारे में अपनी राय दी थी, यानी उन्होंने जो देखा उस हालत का बयां किया था। अब ये है कि धीरे धीरे आगे किस किस कॉलोनी में, कौन कौन से एरिया में जो पानी आगे तक भर गया है, या पानी घुस चुका है, या पानी बह रहा है, उन सब का वह बयां कर रहे थे। जब हम काफ़ी हाउस के पास पहुँचे, काफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फैन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं है, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरदुड़, यानी बाढ़ का पानी उस ओर से बढ़ता हुआ आ रहा था। अब देखिए इसमें था कि मोटी डोरी शक्ल में गेरुआ झाग फैन, क्योंकि जो पानी आता हुआ कहीं मिट्टियों के साथ आता है तो उस तरह का गेरुए रंग का आता है, इसके साथ कई सारे झाग से होते हुए बिल्कुल साफ सुंदर भी नजर आता हुआ तेजी से सरक रहा था। तो उसे देखते ही मृत्यु का तरल दूत, यानी तरल यानी कि अब इसमें अगर जो पानी में जो डूब जाता है उसकी मृत्यु निश्चित ही है। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथों बरकस जुड़ गए और सभ्य प्रणाम निवेदन से मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर कहता है, चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला है, रिक्शा करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अनूने भरे स्वर में कहा, लोटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यानी अब रिक्शा वाला ने कहा था कि थोड़ा आगे चलकर देख के आते हैं पानी, लेकिन भीड़ में से किसी ने बोला कि आगे करंट यानी पानी का बहाव बहुत तेज है, आगे मत जाना। तो यहाँ पर जो हमारे लेखक है वे भी थोड़ा सा अनूने करने लगे कि भैया वापस ले चलो, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल, जो कि बंद था, के बगल में गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। अब यानी कि जो विज्ञापन के तरीके थे वो भी क्या कर रहे थे, सड़कों पर फैल चुके थे पानी के बहाव के कारण, तो वह सब सड़कों पर पानी के रूप में पानी के साथ बह रहे थे। गांधी मैदान की रेलिंग के सारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के अंदर आनंद उत्सव, सभा, सम्मेलन, खेलकूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे गहरी का आवरण
यानी जो वहाँ का एक आवरण जो मैदान होता है, रामलीला का मैदान होता है, एक बड़ा मैदान जिसमें लोग अलग अलग सम्मेलन या खेलकूद प्रतियोगिताएं देखने जाते थे, आज वहाँ लोग जो है पानी के बहाव को यानी बाढ़ के रूप को देखना जा रहे थे, जो कि एक गेरी यानी जो गेरुए रंग का आवरण होता है पानी के साथ आच्छादित हो रहा था, फैल रहा था। हरियाली पर शने शने पानी फिरते देखने के अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल रहा था कि जब दानपुर डूब रहा था तो पट्टनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। तो यानी अब यहाँ पे जो ऐसे लोग हैं, जो भीड़ में खड़े लोग हैं, वो भी अपनी राय यहाँ व्यक्त करते नजर आ रहे थे। तो आज के लिए केवल इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।